गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे थे। टीचर एजुकेशन में हमने टीचर क्या है, एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन क्या है और इसकी क्या स्वतंत्रता से पूर्व इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में अध्ययन किया है हम लोगों ने। तो अभी हम इसे पढ़ने से पहले हम एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द एजुकेशन सिस्टम, इस पे हम दो शब्द बात करेंगे या कहेंगे कि या इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझेंगे। तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और गेटिंग ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड हैबिट्स ऑफ एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ। शिक्षा जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है जो सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान में वृद्धि, कौशलों का विकास, मूल्यों का विकास, नैतिकता सिखाती है। यह शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएं तो देखते हैं द सिस्टम ऑफ गिविंग एजुकेशन इज़ अ एजुकेशन सिस्टम। जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है शिक्षा की, वो हमें शिक्षण प्रणाली की व्यवस्थाओं से रूबरू कराती है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाएं तो इस पे बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम डिफर फ्रॉम वन एंड अनदर कंट्री, नॉट ऑल द कंट्रीज आर फॉलोइंग अ कॉमन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम कंट्रियों की, भिन्न भिन्न कंट्रियों की बात करें, भिन्न भिन्न देशों की बात करें, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमें सब जगह की शिक्षण प्रणालियों में भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं पे भी समानता हमें नहीं देखने को मिलती है। तो उसका कारण यही है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जहाँ पे जिस शिक्षा या जिस शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है उसको लागू किया जाता है। तो जो शिक्षा होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने की व्यवस्थाओं का, ज्ञान वृद्धि का, कौशलों के विकास का, नैतिकता का, मूल्यों का और जीवन जीने की योग्यता का विकास करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिससे हम कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा का विकास हमारा प्राचीन काल से हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है कि प्राचीनकालीन अध्यापक शिक्षा जो है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली है, जो 2500 से 500 ईसा पूर्व तक चली है। और बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा जो थी वो 500 से 1200 ईसा पूर्व तक चली है। और नेक्स्ट है मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा जो 1200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चली है। और नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा जो 1700 से 1947 तक चली है। और स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा जो है वो 1947 से अब तक कंटिन्यू चल रही है। तो अध्यापक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कालों में विभक्त किया है कि इस पीरियड में कितना टाइम पीरियड में अध्यापक शिक्षा को लिया गया था। तो सभी टाइम पीरियड को यहाँ पे इंगित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा लागू की गई, जो अध्यापक शिक्षा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्यापक शिक्षा की, तो अध्यापक शिक्षा के ही बारे में बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात हम यहाँ पे बात करेंगे राधा कृष्णन आयोग की, कि राधा कृष्णन आयोग ने अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हो गया था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1949 में की थी। और जब इस आयोग का गठन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी। और इस आयोग को गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षा चल रही है उससे संबंधित ये आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ दी थी। और इसको इसीलिए विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि राधा कृष्णन आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राधा कृष्णन आयोग के द्वारा अध्यापक शिक्षा के बारे में क्या बात कही गई है। इसको हम यहाँ पे हमने इंगित किया है कि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों को पुनर्रूपित करना चाहिए। और अर्थात यहाँ पे इस सेंटेंस से हमारा यह मतलब है कि अध्यापक जो प्रशिक्षण कॉलेज थे उसको दोबारा स्थापित करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा इसमें कि सैद्धांतिक शिक्षण की तुलना में प्रयोगात्मक परीक्षा को और शिक्षण अभ्यास को अधिक समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भी सैद्धांतिक शिक्षण की तुलना में प्रयोगात्मक पे बल दिया गया है। सैद्धांतिक मतलब पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हमें प्रयोगात्मक पे अर्थात करके सीखने पर बल देना चाहिए और अभ्यास करके सीखने पे बल देना चाहिए। ये हमारा राधाकृष्णन आयोग में कहा गया था। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह शिक्षण अभ्यास के लिए उचित स्कूलों का चयन किया जाना चाहिए। जो हमारा शिक्षण अभ्यास है, जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं विद्यार्थियों की, जिस ट्रेनिंग में हम स्वयं भी गए हुए हैं, कह सकते हैं कि बीएड ट्रेनीज़ को हम अगर जिस विद्यालय में ट्रेनीज़ के ट्रेंड करने के लिए भेजते हैं तो उन स्कूलों का भी चयन हमें उचित रूप से करना चाहिए कि उनका जो अभ्यास कार्य हो वह अच्छे ढंग से हो, अच्छे तरह से वो सीखें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको सिखाया जाए। इस बात पे ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशिक्षण कॉलेजों में उन अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि प्राप्त अध्यापन के कार्य का अनुभव रखते हों। यहाँ पे इस लाइन से यह मतलब है कि जहाँ पे हम अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उस कॉलेजों में हमें उन अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिए जो अध्यापक उस कला कौशल में निपुण हों, योग्य हों, जो उस प्रशिक्षण के बारे में जानते हों कि विद्यार्थी कुछ गलतियां कर रहा है या उसके प्रशिक्षण में कुछ व्यवधान आ रहा है तो वह उसकी समस्या का समाधान कर पाए, उसे सिखा पाए। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि कमीशन में यह भी कहा गया कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों को लचीला और व्यवहारिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रमों के मानकीकरण को इस आयोग ने भी स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि यहाँ पे जो हमारा सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है वो लचीला हो और व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है और परिस्थितियों को स्वीकार करने वाला हो, अर्थात जो वर्तमान को आवश्यकता है उस योग्य की शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएड पाठ्यक्रम के लिए छात्र को एक लंबा अनुभव होना चाहिए। अगर विद्यार्थी एमएड पाठ्यक्रम के लिए एमएड पाठ्यक्रम में आना चाहता है तो उसको एक अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोफेसर और अध्यापक होने के लिए भारतीय स्तर पर प्रोफेसर और अध्यापक द्वारा स्वयं अनुसंधान कार्य पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे शोध की बात आ जाती है कि अगर कोई अध्यापक प्रोफेसर बन रहा है या अध्यापक है, अध्यापक के लिए उसे चुना गया है बनने के लिए और वह व्यवसाय को अध्यापक को या प्रशिक्षण को अपने व्यवसाय के रूप में लेता है तो उसके द्वारा कोई ना कोई भारतीय स्तर पर अनुसंधान कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुदालियर आयोग की, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जिसका गठन हमारा 1952 में हुआ था और डॉक्टर A.L. मुदालियर की अध्यक्षता में इस शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। जो A.L. मुदालियर थे वह मद्रास में बहुत समय से, कह सकते हैं लगभग 13 वर्षों से वह वाइस चांसलर रहे हैं, वहाँ पे रहे थे। उनकी अध्यक्षता में हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग की गठन किया गया था और मुदालियर आयोग ने अध्यापक शिक्षा के लिए क्या बातें कही हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्नातक के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम और स्नातक के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। स्नातक से मतलब यहाँ पे है इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों से, जिन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की है उनके लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, और जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की परीक्षा पूर्ण की है उनको प्रशिक्षण 1 वर्षीय का दिया जाए। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं तो बात करते हैं छात्र अध्यापक 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किए जाने चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है विद्यार्थियों की, ट्रेनीज़ की, कि उनको उनके कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे पाठ्यों को या ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी निपुण हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो यहाँ बात करते हैं छात्र अध्यापकों से किसी भी
प्रकार की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे हॉस्टल। यहाँ पे कहा है मुदालियर आयोग ने कि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनसे किसी प्रकार की फ़ीस ना वसूली जाए और साथ ही उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाएं। इस आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया और अल्पकालीन तीव्र पाठ्यक्रम और विशिष्ट पाठ्यक्रम, वर्कशॉप, सेवारत अध्यापकों के लिए गोष्ठियाँ इत्यादि को आवश्यक रूप से स्वीकार किया। यहाँ पे इन्होंने जो हमारे रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के समय दिए जाते हैं या उसके पश्चात दिए जाते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद इन कोर्सों को करना आवश्यक होता है। तो वह रिफ्रेशर कोर्स पे बल दिया। अल्पकालीन तीव्र पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, वर्कशॉप, सेवारत अध्यापकों के लिए संगोष्ठी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, मुदालियर आयोग के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशिक्षण कॉलेजों को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अनुसंधान कार्य करना चाहिए। यहाँ पे अप्रशिक्षित अध्यापकों की बात की गई है कि जो अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं, जिन्होंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो वह शोध कार्य करें, अनुसंधान का कार्य करें, जिससे वह प्रशिक्षित होंगे, क्योंकि उसे बार बार वह उस कार्य को करेंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे, उससे रिलेटेड विषय वस्तु को खोजेंगे, तो उनमें ज्ञान कौशल की वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया जाए, जो पहली गोष्ठी 1959 में जामिया विश्वविद्यालय में हुई भी। इन्होंने एक संस्तुति दी थी जिसमें अंशकालीन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया था और उसकी संगोष्ठी जो थी 1959 में जामिया विश्वविद्यालय में की गई थी। संबद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभागों की स्थापना होनी चाहिए। अध्यापकों का प्रशिक्षण केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं होता है। यहाँ पे अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की गई कि वह केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, तो वो जो संबद्ध कॉलेज हैं वहाँ पे प्रशिक्षण विभागों की स्थापना की जाए, जिससे उनको प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात ही एमएड में प्रवेश करेंगी। यहाँ पे बात की गई है कि जो प्रशिक्षित स्नातक जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है उसको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसके पश्चात वो एमएड में प्रवेश ले पाएगा, एमएड की कक्षाएं ले पाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे ये आयोग के द्वारा अलग अलग अध्यापक शिक्षा के लिए संस्तुतियाँ दी गई हैं। राधाकृष्णन आयोग में कमीशन ने कहा था कि वहाँ पे सैद्धांतिक पाठ्यक्रम को कम ध्यान दिया जाए और व्यवहारिक पर ध्यान दिया जाए और प्रयोगात्मक पे बल दिया जाए, जहाँ पे हमें करके सीखने का मौका मिले, विद्यार्थियों को करके सीखने का मौका मिले। और ऐसे हमें विद्यालय चुनने चाहिए जहाँ पे हमारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ सीखें। अगर उनमें कोई समस्या, अगर प्रशिक्षण के समय कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए भी हमारे जो शिक्षक हैं वो निपुण नियुक्त किए जाएं, जो उनकी समस्या का समाधान कर पाएँ, उनकी व्यवधान को दूर कर पाएँ। तो ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुदालियर आयोग में यहाँ पे बात की गई है कि स्नातक के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और जो बैचलर है उसके लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की, और जिसने स्नातक नहीं किया है और इंटर का है, वह इंटर करके आया है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की है, तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की, जिससे विद्यार्थियों में निपुणता है। उसको सीखने के पश्चात वह व्यवहार में किस तरह प्रयोग करता है, किस तरह से वे अपने विद्यार्थियों के समक्ष खड़े होकर के बिना हेजिटेट हुए अपनी बातों को रख सकता है और उन्हें समझा सकता है, उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकता है,
उनको योग्य बना सकता है। इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है। धन्यवाद सभी को। आगे हम दूसरे आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो आगे आपको दी जाएगी। धन्यवाद।